बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेतहाशा घबराई हुई थी और बस आगे की जानिब भागती चली जा रही थी। मैंने अपने जैसे फकीरों की झुग्गियों से फरार हासिल करना चाहा था और उसके लिए मुझे मुनासिब मौके की तलाश थी, मगर मुझे ये मौका मिलकर ही नहीं दे रहा था। दिन भर तो मैं सड़कों पर भीख मांगा करती थी और ऐसे वक्त में भागना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमारी मुकम्मल निगरानी की जाती थी, जबकि रात के वक्त भी पहरेदार कुत्तों की मौजूदगी में वहां से भाग निकलना बहुत ही मुश्किल था। कल मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन साबित हुआ था, जब मैं भीख मांग रही थी और अचानक से बारिश शुरू हो गई थी। मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो मुझे मेडिकल स्टोर नजर आया। मैं उसमें घुस गई और बोली, आपके पास नींद की दवा है क्या? मेडिकल स्टोर वाले ने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर नफी में सर हिला दिया। मैं जानती थी कि उन लोगों के पास ऐसी अद्वियात होती तो हैं, मगर ये हर आम खास को यूं ही नहीं थमा दिया करते। तब मैंने जल्दी से नाटक शुरू कर दिया। आंखों में आंसू भरकर बोली, मेरी माँ बहुत बीमार है, वो कई रातों से सो नहीं पाई। उसे कैंसर का मर्ज लाहक है और वो बहुत तकलीफ में मुब्तला है। मैंने डॉक्टर से कहा तो वो बोला कि अब उसके बचने के चांसेस नहीं है, इसीलिए जब तक जिंदा है नींद की दवा देकर उसे पुरसुकून रखो। मैं सुबह से नींद की दवा ढूंढ रही हूँ, मगर अभी तक कामयाब नहीं हुई। मेडिकल स्टोर वाले लड़के के चेहरे से मुझे मालूम हो गया था कि उसका दिल नरम पड़ गया है। तब मैं बोली, खुदा के वास्ते अगर एक भी गोली है तो मुझे दे दो। उसने इधर उधर देखा और चुपके से मुझे 2 पत्ते पकड़ा दिए थे। वो बोला, ये चोरी छुपे ले जाओ यहां से, क्योंकि ऐसी अद्वियात की फरोख्त मना है। मैंने उसको ढेरों ढेर दुआएं दी और फिर पैसे उसकी जाने बढ़ा दिए तो उसने लेने से इनकार कर दिया था। मैं तो बेइंतहा खुश हो गई थी, मेरा काम बन गया था। रात हुई तो मैंने झुग्गियों के पालतू कुत्तों के पानी के बर्तन में वो गोलियां घोल दी थी। अब मुझे उस वक्त का इंतजार था जब वो गहरी नींद सो जाते और मैं वहां से फरार हो जाती। आखिरकार वो वक्त भी आ ही गया था। शायद रात के 12 बजे होंगे जब कुत्तों के भौंकने की आवाजें थम गई थी। मैं जल्दी से उठ बैठी थी, अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया कि क्या मेरे कमरे में मौजूद लोग भी सो रहे हैं। सब सो चुके थे। मैंने पुराने से ट्रंक से अपनी जमा पूंजी निकाली और दबे कदमों कमरे से बाहर निकल गई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई झुग्गियों से बहुत दूर आ गई थी। फिर मैंने रुककर पीछे मुड़कर देखा। मैं एक अलविदाई नजर डालकर आगे बढ़ने लगी थी। मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे। ये वो जगह थी जहां मेरा बचपन गुजरा था, जहां मैंने दुख सुख देखा था। ये बात सच नहीं है कि फकीरों की जिंदगी में फकत दुख ही होता है, बल्कि हमने तो बहुत खुशियां काटी थी। यहाँ बहुत सी शादियां देखी थी, टप्पे लगाए थे, अच्छे अच्छे लिबास पहने थे। अब मेरी खाला की बेटी की शादी थी, जो मेरी हम उम्र भी थी और बहुत अच्छी दोस्त भी। वो हमारी बिरादरी के ही एक फकीर को पसंद करती थी और ये पसंद एक तरफा नहीं थी, इसीलिए उन दोनों का रिश्ता तय हो गया था। मेरी कज़न बेइंतहा खुश थी और उसने मुझसे कहा था कि तुम मेरी शादी के सारे इंतजाम देखोगी, टप्पे भी तुम ही लगाओगी। मैं मुस्कुरा दिया करती थी। मैंने अम्मी से भी कह रखा था कि मैं सुरैया की शादी के लिए अच्छे अच्छे लिबास बनाना चाहती हूँ। तब अम्मी कहने लगी, अगर ऐसा है तो फिर सारे पैसे अपने बाप के हाथ पर मत रखा कर। जब भीख मांग कर वापस आती है तो कुछ पैसे छुपाकर मुझे दे दिया कर, वो मैं इस ट्रंक में जमा करती रहूंगी और फिर शादी से पहले जाकर हम खरीदारी कर लेंगे। मुझे अम्मी की बात मुनासिब लगी थी, इसीलिए पैसे अब मैं अम्मी को दे दिया करती थी। आज अम्मी के हाथों से रखे हुए पैसे मैं ट्रंक से निकालकर उनको छोड़कर भाग रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। सुरैया को जब इल्म होना था कि मैं उसकी शादी छोड़कर जा चुकी हूं तो यकीनन उसे बहुत गहरा सदमा होना था, मगर मैं मजबूर थी। मैं अपने ख्वाब पूरे करना चाहती थी। अब मैं झुग्गियों से दूर आ गई थी। मैं अभी भी आराम आराम से चल रही थी, मगर फिर ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो जान हलक में आ गई थी। ये 2 नशे थे जो शायद सड़क के किनारे पड़े हुए थे। मुझे देखकर वो उठ गए और मेरे पीछे आने लगे थे। वो कहने लगे, दूर क्यों जा रही है, हमारी बात तो सुनती जा। उनकी खुमार आलूद आवाज और लड़खड़ाते कदम देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मैंने उनसे खौफजदा होकर भागना शुरू कर दिया था। वो भी मेरे पीछे ही भागने लगे थे। मैंने खुद को कोसा कि ये भी भला कोई वक्त है घर से भागने का। खैर, मैं दौड़ती दौड़ती बहुत दूर आ गई थी। मैं जवान भी थी और हट्टी कट्टी भी, जबकि वो सड़क पर सोने वाले नशई काफी लागर से थे, इसलिए मैं उनसे ज्यादा तेज दौड़कर काफी हद तक दूर आ गई थी। अब मैं सोचने लगी कि कहाँ जाऊं।
हर जगह तो ऐसे ही लोग मिलने वाले थे। अब मैं सही मायनों में परेशान हो चुकी थी। तभी मेरी नज़र एक ज़ेर तामीर घर पर पड़ी थी। मैंने सोचा कि अगर मैं आज की रात यहाँ गुजार लूँगी तो महफूज रहूँगी। यही सोचते हुए मैं दबे कदमों उस घर में दाखिल हो चुकी थी। साथ ही साथ डर भी लग रहा था कि वहाँ पहले से कोई मौजूद ना हो। ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। मैंने अंदर जाकर अच्छे से तसल्ली कर ली थी। वो घर खाली ही था। मैंने रात गुजारने के लिए उस घर का तारीख से कमरा चुन लिया था और वहां जाकर छुप कर बैठ गई थी। अब मुझे अपनी झुग्गी याद आने लगी थी। मेरा दिल बहुत उदास हो गया था। मुझे रह रहकर अम्मी की फिक्र हो रही थी कि जब अब्बा को पता चलेगा कि शब्बू घर से भाग गई है तो फिर वो अम्मी को ही अपने आताप का शिकार बनाएगा और उसी पर शक करेगा कि शब्बू को भगाने के पीछे तेरा ही हाथ है, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं था। अम्मी बेचारी तो मेरे मंसूबे से वाकिफ भी नहीं थी। सारी रात में यही कुछ सोचती रही थी। रात की तारीकी छट गई थी। मुअज्जिन ने अजान दे दी तो मैंने सोचा कि चल शब्बू, अब बेहतरीन वक्त है यहां से निकल जाओ। उस वक्त मैं बिल्कुल महफूज थी, क्योंकि घरों से नमाजी हजरात ही निकला करते थे। और फिर सबसे अच्छी बात यह कि मेरी बिरादरी के लोग भी इस वक्त दुनिया माफिया से बेखबर गहरी नींद के मजे ले रहे होते थे। जैसे ही थोड़ी सी रोशनी फैलती, फिर वो अपनी झोपड़ियों से निकलकर शहर के कोने कोने में फैल जाया करते थे। मैं बस स्टेशन की तरफ जा रही थी। मुझे पैदल चलकर वहां पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई थी, मगर यह शुक्र था कि बस के जाने से पहले ही मैं वहां पहुंच चुकी थी। मुझे बस इतना मालूम था कि मुझे खानेवाल जाना था। इसके अलावा मैं कुछ भी तो नहीं जानती थी। मुझे तो इस बात का भी इल्म नहीं था कि मैं जो सपना अपनी आंखों में सजाकर खानेवाल के लिए निकल रही हूं वो भी पूरा होगा या नहीं। खैर, मैंने टिकट खरीदा और बस में जाकर बैठ गई थी। बस स्टार्ट हुई तो मेरी सांसें बहुत तेज हो गई थी। मैं एक ऐसे शहर की जानिब रवां तवां थी जिसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मैं थी भी तनहा। समझ नहीं आता था कि आगे आगे मेरे साथ क्या होने वाला था। खैर, सफ़र का इख्तिताम भी हो ही गया था। मैं बस स्टेशन पर खड़ी यहाँ वहाँ देख रही थी। खुद से सवाल भी कर डाला कि बता शब्बू, तू जाना कहाँ चाहती है तेरे पास कोई ठिकाना? उस वक्त मेरा जहन मनफी ख्यालात की जद में आ गया था, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और बस स्टेशन के ही बेंच पर बैठकर ये सोचने लगी थी कि मुझे वापस मुड़ जाना चाहिए। मगर फिर दिल कहता कि अगर तुमने ये मौका खो दिया तो हमेशा हमेशा के लिए पछताओगी। अब किसी चीज़ से मत घबराओ। मैं अपने शहर में कभी नहीं डरी थी, मगर अब तो कोई मेरी जानिब देख भी लेता तो सांस फूल जाती थी। मैंने खुद को समझाया कि शब्बू, तू एक फकीरनी है। फकीरनियाँ तो ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों से भी ज़्यादा बहादुर होती हैं। हम जैसी लड़कियों को तो बचपन से ही लोगों की नज़रों का सामना करने की आदत पड़ जाती है। ये बात जहन में आते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जल्दी से उठकर बाथरूम में चली गई थी। वहां लगे शीशे पर जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो मुझे फौरन मेरी औकात याद आ गई थी। मैं बोली, शब्बू, बेशक तू बहुत खूबसूरत है, मगर है तो एक फकीरनी के हुलिये में ही। फिर किसी को क्या पता था कि ये फकीरनी खानेवाल की है या बाहर की। इस बात ने मेरा हौसला बढ़ाया था और फिर मैंने स्टेशन पर ही लोगों के आगे हाथ फैलाना शुरू कर दिए थे। अब मैं खानेवाल की सड़कों पर घूम फिर रही थी, भीख मांग रही थी। भीख तो मैं रस्मी तौर पर ही मांग रही थी, असल में तो मैं यहाँ की गली कूचों से वाकफियत हासिल करना चाहती थी। दिन तो यूं ही कट गया, मगर रात मुझ पर बहुत भारी गुजरी थी। रात के वक्त तो फकीरनियाँ भी महफूज नहीं होती, क्योंकि लोग समझते हैं कि शायद ये फकीरनी के रूप में कोई पेशावर औरत है जो पुलिस के छापे के डर से फकीरनी का रूप धारे हुए है। मैंने ये रात बड़ी मुश्किल से गुजारी थी। खुद को महफूज रखने के लिए मैं एक मज़ार पर आ गई थी। उस मज़ार का अहाता लोगों से भरा पड़ा था, मगर फिर भी डर तो इंसान को लगता ही है ना। ये रात तो कट गई थी। अब मैं फिर से सड़कों पर निकल आई थी, मगर हैरत की बात तो ये थी कि कोई मुझे भीख देता ही नहीं था। न जाने मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। 2 दिन यूं ही गुजर गए थे। मेरे पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई थी। अब मेरे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। उमूमन फकीरों के लिए तो ये इतना बड़ा मसला नहीं होता, मगर मेरे लिए बन गया था। अब तीसरे दिन भी मुझे भीख नहीं मिली थी। शाम के साए भी गहरे हो रहे थे। मगरिब की अजान हुई तो मेरा दिल डूबने लगा था। मुझे अपना इलाका और अपने लोग बड़ी शिद्दत से याद आ रहे थे। मैं उस शहर में जिस मकसद के लिए आई थी अभी तक वो भी पूरा नहीं हुआ था। इसीलिए मैंने सोचा कि अब मुझे अंदरूने खानेवाल में जाना चाहिए
हो सकता है कि वहां पर मुझे कुछ मिल जाए। इसीलिए भूख से निडाल होने के बावजूद भी मैं चलती जा रही थी। अंधेरा भी हर सू फैल गया था। मैं घबराई हुई थी। तभी मेरी नज़र पुलिस के डाले पर पड़ी थी। मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी। पुलिस से तो हम फकीरों की जान जाती थी। मैंने हमेशा से ही अपने बड़ों से सुना था कि जहां कहीं भी पुलिस नजर आए वहां से गायब होने में ही आफियत है। मैंने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। ये कदरे सुनसान इलाका था। यहाँ पुलिस वाले के लिए मुझे पकड़ लेना बहुत आसान था। इसीलिए मैंने अल्लाह का नाम लिया और दौड़ लगा दी। पुलिस का डाला जो बहुत सुस्त रवि से आगे बढ़ रहा था, अब वो भी तेज हो गया था और देखते ही देखते वो मेरे सामने आकर रुक गया था। उस गाड़ी में सिर्फ एक ही पुलिस एहलकार मौजूद था जो मुझे बड़े गौर से देख रहा था। वो कहने लगा, तुम इतना खूबसूरत चेहरा लेकर यूं सड़कों पर ख्वार क्यों हो रही हो? मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, इसीलिए बोली, नहीं, मैं कहाँ ख्वार हो रही हूं, मैं तो अपने घर की तरफ जा रही थी। पुलिस वाले ने मुझे बड़े गौर से देखा और बोला, आ जाओ, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ाता हूं। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद से जा सकती हूं। तब पुलिस वाले ने मुझे घूर कर देखा था और गुस्से से बोला, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो चोरी का पर्चा काट कर सीधा थाने ले जाऊंगा, फिर वहीं पर पड़ी सड़ती रहना। तुम इतना तो जानती ही हो ना कि तुम जैसे लोगों की जमानत भी कोई करवाने नहीं आता। मैं बेतहाशा डर गई थी और उस पुलिस वाले के सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, खुदा के वास्ते मुझे जाने दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो एक बेबस सी फकीरनी हूं। पुलिस वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो बोला, अच्छा हुआ तुम्हें इस बात का एहसास हो गया है कि तुम मेरे सामने बेबस हो। अब चुपचाप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर भी छोड़ाऊंगा, मगर फिलहाल तो तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे इस किस्म के हालात का सामना करना पड़ सकता है। मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। पुलिस वाले के साथ चलने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। अगर मैं खुद ना जाती तो वो मुझे ज़बरदस्ती ले जाता। मैं गाड़ी में बैठ गई तो वो मुस्कुराने लगा और फिर मुझे न जाने किन किन गलियों से गुजारता हुआ शहर से कदरे दूर ले गया था। गाड़ी के बाहर ये जो अंधेरा फैला हुआ था अब मेरे वजूद में उतरने लगा था। मुझे सब समझ में आ रहा था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वो पुलिस वाला मुझे एक टूटे फूटे से मकान में ले आया था। मैं बोली, ये मेरा घर नहीं है, आपने तो कहा था कि मुझे मेरे घर छोड़ कर आएंगे। वो मुस्कुरा कर बोला, यूं ही छोड़ाऊं क्या? मुझे जरा खिदमत का मौका तो दो। तुम्हारे चेहरे की जानिब देखकर लगता है कि तुम भूखी प्यासी हो। तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूं। वो मुझे उस घर में कैद करके खुद बाहर निकल गया था। मैंने वहां से फरार होने की हर तदबीर करके देख ली थी, मगर कामयाबी नसीब नहीं हुई थी। तभी मुझे गाड़ी की भी आवाज़ आने लगी थी। मैं थक हार कर बैठ गई थी। पुलिस वाला अंदर आया और बोला, तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा ना? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया था। उसने मेरे सामने खाना रख दिया और बोला, खूब पेट भर कर खाओ। मेरे दिल में यही सवाल उभरा था कि क्या ये एक वक्त की रोटी तुम्हारी कीमत है शब्बो? क्योंकि मैं जानती थी कि ये खाना खाते ही मुझे गहरी नींद आ जाने वाली थी। ये सौदा बुरा नहीं था। कम से कम नींद की कैफियत में मैं अपनी इज्जत का जनाजा तो निकलते हुए नहीं देख सकती थी ना। इसीलिए मैंने खूब पेट भर कर खाना खा लिया था। अब मुझ पर खुनूद की तारी होने लगी थी। बंद होती आंखों से मैंने अल्लाह से सवाल किया था कि इस वक्त मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, तू ही है जो मुझे बचा सकता है। और फिर मैं गहरी नींद में खो गई थी। सुबह जब आंख खुली तो मेरे जिस्म पर कसलमंदी हावी थी। मैंने सोचा, शब्बो क्या हुआ है तेरे साथ? अभी मैं यही सोच रही थी कि तब मेरी नज़र उस पुलिस वाले पर पड़ी थी जो कल रात मुझे यहाँ लाया था। मुझे तो यही लगा था कि वो रात के वक्त भाग गया होगा, मगर वो तो अभी भी यहीं पर मौजूद था और नमाज फजर पढ़ने में मसरूफ था। मैं एक झटके से उठ बैठी थी। मैंने खुद का बड़े गौर से जायजा लिया था। मैं अल्लाह की करम से बिल्कुल महफूज रही थी। मैंने अल्लाह का लाखों करोड़ों बार शुक्र अदा किया था। वो पुलिस वाला इतना बुरा नहीं था जितना मैं उसके मुतालिक सोचे बैठी थी। वो मेरी तरफ देख रहा था, फिर बोला, उठ गई हो, अब हमें यहां से निकलना होगा। मैं चुप ही रही। फिर उसने मुझे कहा, तुम मेरे पीछे ही बाहर निकल आना और कोई भी तमाशा किए बिना गाड़ी में आकर बैठ जाना। मैं बोली, क्यों? अब तो मुझे जाने दो, मुझे बिला वजह अपनी हिरासत में क्यों रखा हुआ है? वो बोला, ज्यादा सवाल जवाब मत करो, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा ही करो। वो इतना कहकर बाहर निकल गया तो मैं भी उसके पीछे ही चली गई थी। उसने गाड़ी का दरवाज़ा पहले से ही खोल कर रखा हुआ था। मुझे मजबूरन उसमें बैठना पड़ा था। मैंने दिल में सोचा,
कि ये अच्छी मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। वो पुलिस वाला अब गाड़ी को गुंजानाबाद इलाके में लेकर जा रहा था। फिर उसने गाड़ी एक घर के सामने रोक दी थी। वो बोला, ये मेरा घर है, आ जाओ बाहर गाड़ी से। मैं बोली, मुझे आपके नहीं अपने घर जाना है। मैंने दबा दबा सा एहतजाज किया, मगर उसने मेरी एक न सुनी और मुझे घूर कर बोला, ज्यादा सवाल जवाब मत करो, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा ही करो। मैं गाड़ी से निकल गई थी। पुलिस वाले ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया और मुझे अंदर आने को कहा था। मैं अंदर गई तो वो बोला, तुम्हें भूख तो लगी होगी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। पुलिस वाले ने आवाज लगाई और बोला, इधर आओ, ये रहा बाथरूम, अपने हाथ धो लो। मैं चुपचाप बाथरूम में चली गई थी। जब बाहर आई तो वो बोला, आ जाओ, मैं तुम्हें किचन दिखा देता हूं, तुम अपने लिए और मेरे लिए नाश्ता बना लो। मैंने बड़ी हैरत से उसकी जानिब देखा था। आखिर वो करना क्या चाह रहा था। वो बोला, क्या तुम्हें कुछ खाना पकाना नहीं आता? मैं बोली, आता है, मगर तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? मुझसे क्या चाहते हो? तब उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक कमरे में ले गया और बोला, ये मेरी बीवी है। उसने बेड की तरफ इशारा किया था। वहां एक लागर और कमजोर सा वजूद लेटा हुआ था। वो बोला, ये चल फिर नहीं सकती, खुद से कुछ खा पी भी नहीं सकती, मुझे इसकी देखभाल के लिए कोई चाहिए था। मुझे तुम नजर आ गई, इसीलिए तुम्हें अपने घर ले आया हूं। मैं तो ये बात सुनकर गुस्से में आ गई थी। मैं बोली, अगर बीवी बीमार है तो किसी काम वाली को घर पर रख लो। पुलिस वाले हो, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि सड़क से किसी को भी उठाकर अपने घर ले आओगे और बिला मुआवजा उससे अपनी बीवी की देखभाल करवाओगे। मैं साफ साफ बता रही हूं कि मैं फकीर नहीं हूं, काम वाली नहीं, और मैं तुम्हारे इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी। वो पुलिस वाला बोला, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन मौजूद हो। तुम जानती नहीं हो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकता हूं। इसीलिए बेहतर यही है कि सड़कों पर ख्वार ना हो। अच्छा है कि तुम इस घर की चार दीवारी में रहो। मेरी बीवी का ख्याल रखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हारी हर जरूरत को भी पूरा करूंगा। मैं चुपचाप उसकी जानिब देखती रही थी और सोचा कि ये नई मुसीबत गले पड़ गई है। मैं किचन में आकर काम करने लगी थी। अब वो पुलिस वाला हर रोज मुझे अपनी बीवी के पास छोड़कर खुद ड्यूटी के लिए निकल जाता और शाम गए वापस आता था। मुझसे फकत दो सवाल करता, मेरी बीवी ठीक है, उसने कुछ खाया पिया? इतना पूछकर वो अपने कमरे में चला जाता और सुबह तक फिर से दोबारा बाहर ना निकलता। अब मैं सोचने लगी थी कि इस जगह से तो वो झोंपड़ियां 1000% अच्छी थी। वहां कम से कम मेरे अपने लोग तो थे ना। यहां तो गैर लोगों में आकर फंस चुकी थी। और फिर मेरा वो ख्वाब जिसकी वजह से मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई थी, वो भी पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। पहले पहल तो मैं हिम्मत हार गई थी, मगर फिर मैंने सोचा कि मैं खुद के साथ इतनी बड़ी ज्यादती होने नहीं दूंगी। मैं खुद को इस हफ्से बेजा में नहीं रख सकती थी। मुझे इस घर से फरार होना था। मगर मसला ये था कि वो पुलिस वाला घर को बाहर से ताला लगा कर जाता था कि कोई फरार की राह ना मिले। मैंने अब इस घर से भागने के लिए तदाबीर करना शुरू कर दी थी। मैं कोने खुदरे देखती थी ताकि यहां से भाग जाऊं, और आखिरकार एक दिन मैं कामयाब हो ही गई थी। मुझे उस घर से फरार होने के लिए चोर दरवाजा मिल ही गया था। मैं बेइंतहा खुश हो गई थी। इसीलिए मैंने ना आओ देखा ना ताओ और वहां से भाग जाने की कोशिश की थी। मगर मैं इसको अपनी किस्मत की खराबी का नाम दूं या कुछ और कहूं, ऐन मौके पर वहां वही पुलिस वाला आ गया था। वो मुझे देखकर बोला, तुम कहां जा रही थी? मेरी चोरी पकड़ी तो गई ही थी, इसीलिए हौसला करके बोली, मैं यहां से हमेशा हमेशा के लिए जा रही थी, क्योंकि मुझे इस कैद में हरगिज नहीं रहना। वो पुलिस वाला बोला, तुम जानती भी हो क्या मैं तुम्हें इस तरह घर से भागने की कितनी बड़ी सजा दे सकता हूं? आज तो मैं फटी पड़ी थी। मैं बोली, मुझे सजा क्यों दोगे तुम? तुम्हारी बीवी को बीमार मैंने नहीं किया है। मेरी भी अपनी कोई जिंदगी है। मैं भी जीती जागती इंसान हूं, कोई कठपुतली नहीं हूं जो तुम्हारे इशारों पर नाचती फिरूं। अगर तुम्हारी बीवी बीमार है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तब वो पुलिस वाला बोला, सारा कसूर ही तुम्हारा है। मेरी बीवी तुम्हारी वजह से इस हालत में पहुंची है। उसकी बात सुनकर तो मैं दंग ही रह गई थी। मैं बोली, तुम लोगों को मैंने पहली बार देखा है और अब तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हारी बीवी को इस हाल में पहुंचाया है? यह नामुमकिन है। तब वो बोला, अच्छा, अगर ये नामुमकिन है तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे माथे पर यह निशान कैसे बना था? मैंने जल्दी से अपने माथे को छुआ था और फटी फटी निगाहों से उस पुलिस वाले को देखती रह गई थी। मेरा ये निशान तो हर वक्त बालों के पीछे छुपा रहता था, फिर ये शख्स इसके मुतालिक कैसे जानता था? मैं बोली, तुम्हें कैसे इल्म हुआ इस निशान के मुतालिक?
तब उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। ये 2 माह पुरानी बात है। मैं सड़कों पर भीख मांग रही थी। उस दिन बहुत शिद्दत की गर्मी थी कि इंसान तो इंसान, परिंदे भी हाँफ रहे थे। ऐसे में अल्लाह ने अपने बंदों के लिए बाराने रहमत भेज दी थी। मैं बहुत खुश हुई और उस बारिश में नहाने लगी। मुझे इल्म नहीं था कि सारा दिन गर्मी में झुलसने के बाद इस तरह ठंडी ठंडी बरसात में नहाना मेरे लिए वबाले जान बन जाएगा। मुझे बेतहाशा बुखार हो गया था। घर गई तो अम्मी ने सुर्ख आंखें देखकर भांप लिया था कि मैं बीमार हूँ। अम्मी ने मुझे दवा दी और आराम करने को कहा। अगले रोज़ भी अम्मी ने मुझे भीख मांगने के लिए जाने से मना कर दिया था। वो बोली, घर पर रुककर थोड़ा आराम कर लो। जब अब्बा को पता चला कि मैं काम पर नहीं गई तो वो बहुत गुस्से में आ गया और उसने मुझे बहुत खरी खरी सुनाई थी। वो कहने लगा, अगर कल से काम पर ना गई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़कर रख दूंगा। मैं रोने लगी थी। अम्मी ने मुझे दिलासा दिया और प्यार से चुप करवाया। रात हुई तो सब सो गए, मगर बदन के दर्द की वजह से मुझे नींद नहीं आई थी। तभी इस खामोशी में मेरी अम्मी की आवाज़ गूंजी थी। वो अब्बा से बोली, रफ़ीके, उठ रफ़ीके। अब्बा बड़ी गहरी नींद सो रहा था, लेकिन आखिरकार वो उठ ही गया और बोला, क्या बात है, क्यों नींद खराब की मेरी? अम्मी बोली, रफ़ीके, तुझे अल्लाह का वास्ता है, शब्बों को कुछ ना कहा कर। बिन माँ बाप की बच्ची है, अपने बच्चों के सर में बेशक जूते मार लिया कर। अब्बा बोला, तू अपनी बकवास बंद कर ले। किसी के सामने ये बात मत करना कभी कि हमने तो इसे खुदा तरसी में खाने वाल से लिया था। ये बात तो मैं सुन ही रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे अपने वालिदैन को ढूंढना था, हर सूरत में। मेरे पास उनका कोई अता पता नहीं था, उनका कोई ठिकाना नहीं था। मैं उनको कैसे ढूंढ सकती थी भला? बस मुझे इतना मालूम था कि वो खानेवाल में रहते हैं, इसीलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर खानेवाल आ गई थी। और अब मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे पुलिस वाला अपने घर ले आया था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें मेरे माथे के निशान का कैसे इल्म हुआ? तब उसने अपने माथे की तरफ इशारा किया था। वो बोला, देखो, ये निशान मेरे भी है। तुम्हें ये निशान मुझसे मिला था विरासत में। तुम मेरी बेटी हो। जब तुम 2 साल की हुई तो हम पार्क गए थे और उस पार्क से तुम गायब हो गई थी। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, मगर तुम्हारा सुराग नहीं मिला। तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में दीवानी हो गई थी। वो हर वक्त तुम्हें याद करके रोती रहती थी। एक दिन इसका ब्लड प्रेशर इस कदर बढ़ गया था कि इसे फालिज का अटैक हो गया। यह आज तक ठीक नहीं हुई। मैं बोली, सिर्फ एक निशानी से आपको कैसे इल्म हो गया कि मैं ही आपकी बेटी हूँ? उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आईने के सामने ले गया और बोला, ये आंखें देख रही हो, ये नाक, ये माथा, सब मुझी पर तो गया है। मैं तो तुम्हारी एक झलक देखकर ही पहचान गया था कि तुम मेरी बेटी हो, इसीलिए घर ले आया था। उसके बाद अब्बू ने चंद और भी शवाहिद दिखाए थे जिनसे ये साबित हो गया था कि मैं उन्हीं की बेटी हूँ। मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे मेरे वालिदैन से किसी मौजज़े की तरह मिला दिया था। मेरी अम्मी अब रोबा सेहत हो रही हैं। वो मुझे वापस अपनी ज़िंदगी में पाकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं भी उनके संग बहुत पुरसुकून हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।